हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का बचा हुआ पार्ट। चलो दोस्तों, देखते हैं उसको कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो मैं छोड़ के आया था वो रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया छोड़ी थी। अब रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया हो गया है तो उसी के आगे की बात करते हैं और नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, नई प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, एक मिनट इसको जरा अब जरा देखिए बच्चों, नई प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है और कैसे आएगी। देखो बच्चों, नई प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद, उसी के आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन विद न डाल के ऐसे हम लोगों ने लिक्विड अमोनिया कर ली थी, आई थिंक वाटर कर लिया था, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन होगी ये कर ली थी, मतलब ऑक्सीजन में एयर नाइट्रोजन दोनों आ गए थे, है ना। ये सारी बातें निपटा ली थी। कार्बोनेट बाकी, सल्फेट बाकी, नाइट्रेट बाकी है, इनको हम लोगों ने नहीं किया था। चलो इन्हीं को करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। क्यों? क्योंकि इधर फर्स्ट ग्रुप चलेगा और उधर मेरे दोस्त सेकंड ग्रुप चलेगा। तो इधर लिखा कार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप और यहां पर कार्बोनेट ऑफ सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट। अब इनको डिस्कस करते हैं। देखो, कार्बोनेट बनाने हैं तो बनाएंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, किसी भी एसिडिक गैस को, हमारे पास एसिडिक गैस है, उसकी रिएक्शन आप बेस से कर दो, तो जब भी उसकी रिएक्शन बेस से करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ये मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी है। अब जब देखिए, कार्बोनेट बनाने, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, इसकी रिएक्शन आप कर दो, ये देखो NaOH के साथ। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग कार्बन का ऑक्सो एसिड कौन होता है? कार्बन का ऑक्सो एसिड कौन होता है? कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट बना दो तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। ये देखो, सबसे पहले किसी एसिडिक गैस की बेस से रिएक्शन होती है तो उसका क्या बनता है? ऑक्सो एसिड। और उस ऑक्सो एसिड का क्या बना दो? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट का मतलब सॉल्ट। भाई हो सकता है NaOH से रिएक्शन ना हो के QH से हो, तब भी क्या सोडियम सॉल्ट बना दोगे क्या दोस्त? तो करना क्या है, जब भी किसी एसिडिक गैस को बेस में डालोगे, पानी में डालोगे तो क्या होगा? पानी में डालोगे तो ऑक्सो एसिड बनाएगा और बेस में डालोगे तो उसी ऑक्सो एसिड का सॉल्ट बना देगा, ऐसे। तो देखो, ये कार्बोनेट आ गया, तो इसके कार्बोनेट कौन होंगे? लिथियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा दोस्त, पोटेशियम कार्बोनेट होगा, रुबिडियम कार्बोनेट होगा और सीजियम कार्बोनेट होगा। ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट ग्रुप के कॉज थर्मली स्टेबल होते हैं। ये हीट करने पर किसमें ब्रेक हो जाएगा? ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। बाकी सबको यदि आप हीट करते हो तो वो मना कर देंगे और लिख देंगे नो रिएक्शन, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये थर्मली हीट करने पर कोई रिएक्शन नहीं देते। अब इधर आ जाओ, एक एक करके पढ़ाता जाता हूं। अब यहां पर भी हमें कार्बोनेट बनाने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर दो। तो जैसे ही तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। पहले क्या बनेगा? यदि आप पूरी रिएक्शन देखना चाहते हो तो देख लो। पहले क्या बनेगा बेटा? ऑक्सो एसिड, और फिर क्या बन जाएगा? उसका सॉल्ट। जब भी एसिडिक हाइड्रोजन, जब भी एसिडिक गैस की रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, जब भी एसिडिक गैस की रिएक्शन होगी हमेशा ऑक्सो एसिड बनेगा, किसका? मेटल सॉल्ट का। ये देखो, अब इनकी बात करते हैं। ये सभी के सभी थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल। जितने भी कार्बोनेट है वो सब के सब क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं। हीट करने पर वो सब ब्रेक हो जाते हैं, ऐसे। ये देखो बच्चों, ऐसे। और यदि सभी बच्चों को पता हो तो इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन बोलते हैं।
इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम। ऐसे। अब जरा गौर देखो, यहां पर ये एक खास बात पढ़ा देता हूं। जब इसको पानी में डालोगे तो आपको पता है ये क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि किसी भी बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब गौर समझिए, यदि किसी ने इसको फिल्टर कर दिया, इसको फिल्टर कर दो, ठीक है, फिल्टर कर दिया, तो फिल्टर करने पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, जब तुम फिल्टर कर दोगे तो क्या होगा? एक बनेगा पेस्ट वाला पार्ट जिसको कहते हैं सस्पेंशन, और एक बनेगा क्लियर सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन को बोला जाता है लाइम वाटर। क्लियर सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है दोस्त? लाइम वाटर। और जो सस्पेंशन बनता है, मतलब पेस्ट टाइप का बनता है, पेस्ट टाइप का, उसको दोस्तों नाम दिया जाता है क्या? मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। तो अब मेरी बात को जरा गौर से समझो, ठीक है? इन तीनों बातों को समझिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड आया। जैसे ही उसको पानी में डाला तो CaOH का होल ट्वाइस आ गया। इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं। आपने इसको फिल्टर कर दिया, क्लियर सॉल्यूशन आ गया, जिसको क्या कहते हैं? लाइम वाटर कहते हैं। मगर लाइम वाटर का भी फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो पेस्ट बनता है उसको मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम का भी फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जरा देखिएगा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो तीन चीजें अलग अलग नाम देख रहे हो, स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम, इनके फिजिकली अपीयरेंस अलग अलग है, केमिकली ये सेम है। ये कैसे फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, इसको बहुत सिंपल फॉर्म में बताता हूं। जैसे आप लोग घरों में क्या करते हो? लस्सी बनाते हो ना, ठीक है? लस्सी बनती है ना, तो उसमें थिकनेस भी होती है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब उस लस्सी को छान दो तो जो क्लियर सॉल्यूशन आया वो लाइम वाटर है, और जो ऊपर पेस्ट मिला वो क्या है? मिल्क ऑफ लाइम है। और वो पूरा सॉल्यूशन जो लस्सी बनी थी वो क्या है? स्लैग्ड लाइम है। तो सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लैग्ड लाइम, और जो पेस्ट होता है प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, और क्लियर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज लाइम वाटर। तो ये तीनों केमिकली एक ही हैं, तीनों का केमिकल फार्मूला हमेशा ध्यान रखना सेम रखना है, ठीक है? बस इनके फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। अब बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, बातों को और आगे बढ़ा लेते हैं। जरा देखिए, अब हमें क्या करना है? देखो, कार्बोनेट की बात चल रही थी, तो देखो जरा, ऑल कार्बोनेट्स आर exist in solid state, except कार्बोनेट नहीं, सॉरी, बाइकार्बोनेट। एक मिनट, देखो बच्चों, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर exist in सॉलिड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान रखिएगा। सॉलिड स्टेट, जितने भी हमारे पास बाइकार्बोनेट है फर्स्ट ग्रुप के, सब के सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन। जब क्या करते हो, गौर समझिएगा, जब मेटल कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में। ऐसे जब मेटल कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई जाती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्स्ट ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? इस तरह से। और जबकि यही बात हम सेकंड ग्रुप के लिए लिखें तो जरा देखिएगा, ऑल कार्बोनेट्स
और पूरी पीरियोडिक टेबल में, सॉरी कार्बोनेट कह रहा हूं, बाइकार्बोनेट, ऑल बाइकार्बोनेट्स, ऑल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन इक्वस सोल्यूशन, सभी के सभी इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, और पूरी पीरियोडिक टेबल के बाइकार्बोनेट इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये, पूरी पीरियोडिक टेबल के बाइकार्बोनेट इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ये 4 कार्बोनेट होते हैं जो बाइकार्बोनेट होते हैं, ये 4 बाइकार्बोनेट मेरे दोस्त सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम भी इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए पूछा जाता है। अब किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या आएगा? किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो हमेशा आंसर फिक्स है, ध्यान रखिएगा। यदि आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो ऑलवेज आंसर फिक्स है। आंसर क्या आएगा? बाइकार्बोनेट को हीट करने पे आता है कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्त वाटर, ऐसे। तो यदि हम इसको हीट करते हैं तो जैसे ही हीट करोगे तो इसका कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ऐसे। ये देखो, ठीक है। इसी तरह से डिट्टो यहां पर भी है, सेम आंसर है। यदि आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो ऐसे, तो क्या बनाएंगे? कार्बोनेट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे दोस्त? वाटर बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है कि नहीं? दोनों में देखो जरा, इस तरह से फॉर्म होगा। तो बाइकार्बोनेट इसके ये और इसके ये थर्मली स्टेबल होते हैं, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर है ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट ग्रुप की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो इनके कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी और इनके डिक्रीज करेगी, क्योंकि लार्ज साइज के आयन की इनकी डिक्रीज करती है। तो जो चीजें पीछे पढ़ा चुका हूं उनका डिस्कशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, कार्बोनेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट हेडिंग उसको जरा देख लो। कार्बोनेट के बाद क्या करेंगे? कार्बोनेट के बाद बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इधर फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट्स कंपेयर होता जाएगा, जैसे आपको आराम रहेगा रिवीजन करने में और पढ़ने में कि हाँ यार दोनों में डिफरेंसेस क्या है। नाइट्रेट्स ऑफ सेकेंड ग्रुप, देखो दोस्त, नाइट्रेट के बारे में समझिएगा। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इनमें से किसी की भी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दो तो नाइट्रेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? बेस। एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, मेटल के नाइट्रेट बन जाएंगे ऐसे। वही डिट्टो यहां पर है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन यदि HNO3 से करा दोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और मेटल नाइट्रेट बन जाएंगे इस तरह से। ये देखो, मेटल नाइट्रेट बन जाएंगे इस तरह से, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये एसिड है दोस्त और ये क्या है? बेस। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझिएगा, ये भी मेटल नाइट्रेट है, ये भी मेटल नाइट्रेट। डिफरेंस किस बात का है जरा देखो। यदि इनके मेटल नाइट्रेट को दोस्त हीट करो तो ये मेटल नाइट्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं ऐसे, एक्सेप्ट लिथियम, सिर्फ लिथियम को छोड़कर। यदि हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं दोस्त तो ये अकेला होता है जो ऑक्साइड बनाता है और NO2 गैस रिलीज करता है ऐसे। बाकी जो नाइट्रेट हैं वो क्या बनाएंगे? नाइट्राइट और ऑक्सीजन। और यही बात यदि हम यहां करते हैं तो जरा देखो, इनके नाइट्रेट को यदि आप हीट करते हो तो क्या बनाएंगे? ये मेरे दोस्त मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, NO2 गैस बनाएंगे और O2 बनाएंगे। बैलेंस ना हुई तो O2, ये देखो ऐसे। तो दोनों में डिफरेंसेस इस जगह पे है। ये वाला पॉइंट जो है वो दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट है। ये देखो, इस पॉइंट को आप देखो अच्छे से, ये दोनों का अलग अलग पॉइंट है। इनको हीट करने पे अलग आंसर, इनका हीट करने पे अलग आंसर, लिथियम को छोड़कर। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है, यहां पर भी है।
यदि बेरिलियम के नाइट्रेट को हीट किया जाए तो दोस्त अलग आंसर आता है। उसको हीट करोगे तो ये आता Be4ONO3 का होल 6, इस तरह का कॉम्प्लेक्स आता है, प्लस N2O5। ये देखो बेरिलियम का नाइट्रेट वहां भी अलग प्रोडक्ट देगा और लिथियम का नाइट्रेट यहां भी अलग प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। पूरी पीरियोडिक के जितने भी नाइट्रेट होते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनमें से कोई भी वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता है। ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के हो या सेकंड ग्रुप के, सभी ग्रुप के नाइट्रेट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सभी ग्रुप के नाइट्रेट, पूरी पीरियोडिक टेबल के नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है, हीट करने पर ये अलग प्रोडक्ट देगा, हीट करने पर ये अलग प्रोडक्ट देगा, बाकी डिफरेंसेस कोई ऐसा नहीं है। ये भी नाइट्रेट बनाते हैं, ये भी नाइट्रेट बनाते हैं। इनके नाइट्रेट किस तरह का बनाते हैं, नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये इस तरह से करते हैं। ठीक है, बातों को आगे बढ़ाया जाए। चलो देखिए, अब इसके बाद सल्फेट की बात कर लेते हैं कि भाई सल्फेट क्या है। ठीक है, तो सल्फेट में आ जाते हैं कि सल्फेट क्या होते हैं। तो जरा देखो, सल्फेट की बात करते हैं कि सल्फेट कैसे होंगे, इनके सल्फेट कैसे होंगे और इनके सल्फेट कैसे होंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा कि सल्फेट्स में क्या डिफरेंस है, सल्फेट कैसे होते हैं। तो अब जरा देखो यार, वही बात है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन यदि हम लोग H2SO4 से कर दें तो क्या बन जाएंगे, मेटल सल्फेट बन जाएंगे। वही बात यहां पर है, यदि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन यदि हम H2SO4 से कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, मेटल सल्फेट बन जाएंगे, ऐसे, इस तरह के। ये देखो, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो जरा गौर से समझो। इनके जो मेटल सल्फेट होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं, हीट करने पे ब्रेक नहीं होते, नो रिएक्शन। कॉज ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर थर्मली स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक किस में होता है, हमेशा ऑक्साइड SO2, और जब भी सल्फेट कार्बोनेट, इन सबको ब्रेक करोगे, सल्फेट कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड यदि ब्रेक होते हैं तो ऑक्साइड बनाएंगे। यहां पर क्या है, ये सभी के सभी ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हीट करने पे ब्रेक नहीं होता है, सभी के सभी ब्रेक होते हैं और अपना प्रोडक्ट देते हैं, क्या, मेटल ऑक्साइड, SO2 और ऑक्सीजन गैस, इस तरह से। ये देखो, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। यदि आप देखो तो ये एक डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। ये देखो, डिफरेंट पॉइंट है, सेम पॉइंट नहीं है, ऐसे। अब दूसरी बात, और भी बहुत सारे पॉइंट अलग है। ये देखो, बात समझ पा रहे हो किस तरह से। अब जरा देखो यार, इनके सल्फेट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है कैल्शियम सल्फेट .2H2। इसको क्या कहते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं जिप्सम। ध्यान है, जिप्सम बोला जाता है। और इसको जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे। ये देखो, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पर ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इससे ज्यादा भी हीट कर दिया यदि 200 या 200 से ऊपर, तो ये बन जाता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखो, इस तरह से। तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद रखना, ध्यान आता है कि जिप्सम को हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4.12H2O या फिर 2CaSO4.H2O। ठीक है, और कैसा चलेगा, इस तरह से चलेगा। तो इनके सल्फेट क्या होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, हीट करने पे ब्रेक नहीं होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम। और इनके सल्फेट जो होते हैं बच्चों, हीट करने पे ब्रेक होते हैं और बनाते क्या है, मेटल ऑक्साइड और ये।
तो ये बातें कुछ सल्फेट के बारे में बताई, बाकी जब बातें बता चुका हूं, सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, इनकी सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब आपके लिए जो लेके आ रहा हूं वो क्या है जरा समझिए। अब आपको बच्चों पढ़ाने जा रहा हूं कोई कंपाउंड। अब आप पढ़ोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन खूब पूछी जाती है, तो इसकी रिएक्शन खूब पूछते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, खूब आती है पेपर में। NaOH क्या बोलते हैं? NaOH। अब यार इसको कैसे करोगे जरा देखो, गौर से समझिएगा। रिएक्शन ऑफ NaOH, रिएक्शन ऑफ NaOH। तो रिएक्शन ऑफ NaOH में सबसे पहले गौर से, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा। अब जरा इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, एक एसिडिक होता है हमारे पास प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड का मतलब जिनके पास H पॉजिटिव होता है। एक होते हैं सिर्फ एसिडिक गैस, एसिडिक क्या होता है दोस्त? एसिडिक गैस। ये देखो, अब जरा देखो, जब इनकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आंसर क्या है जरा देखिए, आंसर क्या है? आंसर मेरे प्यारे बच्चों बनता है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का सॉल्ट आंसर बनेगा, जो भी ऑक्सो एसिड होंगे उनके सॉल्ट, चाहे दोनों में से किसी से भी रिएक्शन कराओ। फॉर एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट को जरा याद रखना, कॉन्सेप्ट को ना भूले कि हाँ यार कॉन्सेप्ट क्या है। जरा देखिए, ध्यान दो, यदि हम H2SO4 की रिएक्शन NaOH से करा दें तो क्या बनेगा, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मगर हम कह रहे हैं SO3 की रिएक्शन यदि NaOH से करा दें तो क्या बनेगा। तो जरा बताओ, H2SO4 की NaOH से कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और क्या बनेगा दोस्त? वाटर। क्यों? ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। अब जरा गौर से मेरी बात बताना, SO3 कितना है? +6। इसका ऑक्सो एसिड कौन होता है? H2SO4। ध्यान है, मैंने पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में कह रहा है, पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर है जिसके लिए मैंने अलग से डाला था ऑक्साइड बना के। अब देखो, इसका ऑक्सो एसिड कौन है दोस्त? ये। अब NaOH जब इससे रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सो एसिड का क्या बनाना है? सॉल्ट। तो सेम आंसर। ये देखो, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। कोई भी एसिडिक गैस पानी में जाती है तो ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो आंखों का धोखा है कि ये अलग अलग रिएक्शन है। रियलिटी में दोनों सेम रिएक्शन है, सेम आंसर आना है। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड कौन आया? H2SO4, और उसी का सॉल्ट बना। और यहां पर क्या था, पहले से ही ऑक्सो एसिड दिया था तो भी उसी का सॉल्ट बना। तो आंखों का धोखा है, आंसर सेम आना है। जैसे ये देखो, किसी ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की NaOH से करा दे तो क्या बनेगा। किसी का कहना है कि P4O10 की NaOH से करा दे तो क्या बनेगा। अरे मेरे दोस्त, वही बनेगा जो तुम जानते हो। और तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सो एसिड कौन होता है? H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सो एसिड कौन होता है? H2CO3। अब इसका सॉल्ट बना दो, Na2CO3। और P4O10 का ऑक्सो एसिड कौन होता है? H3PO4, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 5। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? 4। कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक ही ऑक्सो एसिड होता है। P4O10 फास्फोरस के 3-4 ऑक्सो एसिड होते हैं, मगर उसमें से +5 वाला ये है, और इसी का सॉल्ट बना दो तो इसका सॉल्ट क्या होगा? Na3PA4। अब मैं बाकी रिएक्शन नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत सारा है, बहुत कुछ पढ़ाना है। तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के 1-2 एग्जांपल। अब इसको छाप लोगे, मतलब कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, कर लोगे ना। तो चलो ये देखो, अब ये रिएक्शन जो है लैब में बहुत यूज होती है। आपने कभी NaOH की बोतल देखी है? NaOH की बोतल जो होती है काफी गंदी सी होती है, डर्टी कलर होता है, डर्टी व्हाइट कलर बोलते हैं उसको, है ना। बहुत गंदी सी लगती है, व्हाइटनेस होती है उसके अंदर, कभी भी देखना। और जितनी पुरानी बोतल होगी उतनी ही गंदी लग रही होगी। ऐसा इसलिए नहीं है कि बोतल गंदी होती है, ऐसा इसलिए है कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। अब जब आप बोतल खोलते हो, बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, तो एयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो धीरे धीरे रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाती है,
और सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना उस बॉटल के अंदर व्हाइटनेस ला देता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो उस बॉटल के अंदर व्हाइट कलर के थोड़े थोड़े छोटे 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 पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं गंदे टाइप के, वो इसी के होते हैं। बेचारी बॉटल तो साफ होती है मगर वो एटमॉस्फेयर में धीरे 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 रिएक्शन होते होते उसमें व्हाइटनेस आ जाती है और इस रिएक्शन की वजह से आ जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे इस कॉन्सेप्ट को, कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। अब जरा देखो यार एक और कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट आज खेल रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पेपर में आते हैं। नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट, यदि कहीं पर अमोनियम सॉल्ट हो, मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन, सारी रिएक्शन के कॉन्सेप्ट होते हैं। ये फर्जी बातें हैं कि इनऑर्गेनिक में रिएक्शन याद रखनी पड़ती हैं, अभी पढ़ा रहा हूं, देखिएगा कोई भी रिएक्शन याद रखनी हो तो बताना। अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यदि बेस से करा दी जाए तो क्या होगा? जब भी अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेस से कराओगे तो हमेशा बेटा एक ही चीज बननी है, अमोनिया बनना है और फिर सॉल्ट बनना है और वाटर बनना है। कैसे बनना है मैं समझाता हूं, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो दोस्त, ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है सभी लोग जानते हैं, वीक बेस होता है। अब इसको एक प्रोटॉन दे दो, जब एक प्रोटॉन दे दोगे तो क्या आ जाएगा? अमोनियम आ जाएगा। ये अमोनियम आयन क्या हुआ? यदि अच्छे से देखो तो अमोनियम आयन इसका कॉन्जुगेटेड सॉल्ट हुआ। क्या हुआ दोस्त? कॉन्जुगेटेड सॉल्ट। और कॉन्जुगेटेड सॉल्ट का मतलब हुआ कॉन्जुगेटेड एसिड। भाई इसका नेचर क्या होगा? कॉन्जुगेटेड एसिड ही तो होगा। इसका मतलब तुम्हें दिमाग में यह बात बैठा लेनी चाहिए कि अमोनियम आयन एक कॉन्जुगेटेड एसिड की तरह काम करता है। यदि ये कॉन्जुगेटेड एसिड है और इसके सामने तुम जब कोई बेस ले आओगे तो ये क्या काम करेगा? ये बेस, ये एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या लेंगे? एसिड क्या देगा? प्रोटॉन देगा। तो जैसे ही एसिड ने प्रोटॉन दिया तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोटॉन लूज कर दिया ऐसे। और वैसे ये प्रोटॉन गेन करेगा और जब ये प्रोटॉन गेन करेगा तो ये किस में आ जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन गेन कर लिया। तो इसका मतलब अमोनिया और वाटर बन गया। अब बचा कुचा वो सॉल्ट है। किसी ने कहा सर रिएक्शन करके बता दो, तो मैंने कहा दोस्त ये सारी रिएक्शन तो तुम्हें आती है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मैं आया हूं। देखिएगा गौर से मेरी बातों को समझिए। ये देखो, ये हो गया एसिड, ये हो गया मेरे दोस्त बेस। एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्या बना? अमोनिया और वाटर। अब बचा क्या? बचा Cl और बचा Na। उठा के लिख दो NaCl। है कितना बड़ा काम किया हम लोगों ने, कोई तोप मारी नहीं। अब इसी तरह से देखो, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट एसिड, इसकी रिएक्शन करा दी KOH से। मैंने कहा बताओ यार आंसर क्या आएगा? तो गौर समझो, ये क्या है? अमोनिया एसिड, अमोनियम आयन। ये क्या है? बेस। एसिड बेस रिएक्शन हुई, अमोनिया बन गया दोस्त और वाटर बन गया। बचा क्या? K2Cr2O7। आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? बाकी कर लोगे? अब मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। हजारों रिएक्शन कर सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, इसलिए बाकी रिएक्शन आप करिए। ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो क्या आया? अमोनिया आया, वाटर आया। बचा क्या? Na2CO3। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 NaOH की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार NaOH की और रिएक्शन बताता हूं। रिएक्शन विद मेटलाइड एंड मेटल। अब जो देखो एलिमेंट से रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन विद मेटलाइड एंड मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा गौर से समझिएगा, इन पे खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने होंगे, ये बात मैं बताता हूं। गौर से मेरे बच्चों समझिएगा। सब जन सब
जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। जरा इस बात को समझिए, सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब मतलब एसबी, जन मतलब जेडन, की मतलब कुछ नहीं, आस मतलब आर्सेनिक, सुनो मतलब सुनो एसएन एसआई। थोड़ी सेटिंग पे ध्यान रखना, प्रभु पीबी, बा एक बा बोरान, एक बा बेरेलियम, अली एल्युमिनियम। जरा ये 9 एलिमेंट समझो। सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली, सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट देखो जरा किस तरह की रिएक्शन करते हैं। नाम क्या है? सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली, है ना। सभी लोगों की आस सुननी चाहिए ना भगवान को, है ना। सभी की मुरादें पूरी होंगी तभी तो काम चलेगा। तो वही बात हम लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो ना, सब लोगों की आस सुनो प्रभु बाबा अली। तो सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब मतलब एसबी, जन मतलब जेडन, आस मतलब एएस, सुनो एसएनएसआई, प्रभु पीबी, बाबा बी और बीई। ध्यान रखना बाबा में बीए नहीं है, बी और बीई। सेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अली एल्युमिनियम, है कि नहीं। यदि आप सेटिंग का ध्यान नहीं रखते तो टेंशन है। हाँ, अब सेटिंग जब मैं बोलता हूं तो बहुत बच्चों को वो मूवी याद आ जाती है। वो कौन सी थी यार, अभी आई थी, पता नहीं कौन सी थी, जिसमें सिगरेट पीता रहता था। अरे उस लड़के क्या नाम है यार, हाइट में कम है, कोई कपूर है, चलो मैं भूल गया, छोड़ो यार, यहाँ आ जाओ। तो देखो, सब जन की छोड़ दिया, आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब मतलब पीबी, जन मतलब जेडन, की मतलब कुछ नहीं, आस मतलब एएस, सुनो एसएन एसआई, प्रभु पीबी, बाबा बी और बीई, अली एल्युमिनियम। सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। ये जो है 9 एलिमेंट है। अब देखना ये कितनी रिएक्शन करते हैं। 150 रिएक्शन बता दूंगा एक साथ। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। इसमें से मेरे दोस्त क्या होता है, पीई, ठीक है, जेडन, ठीक है, ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। कौन कौन? बीई, जेडन, और बेटा कौन है इसमें जो +2 शो करता है? लेड, पीबी। ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। सुनते जाइएगा, ठीक है। अब आओ, एएस, एसबी, एल्युमिनियम, और कौन है? बोरान। ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एसएन, एसआई, ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। सारे हो गए होंगे, 3, 5 और 4 9, ठीक है। ये +2 शो करते हैं, ये +3 शो करते हैं, और ये +4 शो करते हैं। अब जरा आप इस बात को समझिए, क्या लिख रहा हूं। यदि +3 वाला एलिमेंट, ध्यान दीजिए, यदि +3 ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट NaOH से रिएक्शन करता है तो हमेशा फार्मूला बनाएगा Na, ठीक है, 2 वाला तो बताना भूल गया, सीधा +3 में आ गया। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि +2 वाला NaOH से रिएक्शन करता है तो हमेशा फार्मूला बनाएगा Na2CO2। E क्या है? एलिमेंट, ये एलिमेंट, ठीक, हमेशा ये फार्मूला बनाएगा। और यदि +3 वाला रिएक्शन करता है NaOH के साथ, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, तो हमेशा फार्मूला बनाता है Na3EO3। और यदि +4 वाला रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो दोस्तों हमेशा फार्मूला बनाता है Na2EO3। और यदि कोई +5 वाला रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो ऑलवेज फार्मूला बनाता है Na3EO4। किसी ने कहा सर +5 वाला कौन होगा? तो दोस्तों है, जैसे आर्सेनिक +3 शो करता है तो +5 भी शो करता है। इसी तरह SN +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है।
तो जरा इस बात को समझो, ये बात जो है ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है बैठालना, जरा देखो करना क्या है। ये यदि +2 वाला रिएक्शन करेगा तो क्या फार्मूला बनाओगे, Na2EO2। +3 वाला करेगा तो क्या बनाओगे, Na3EO3। +4 वाला करेगा तो क्या बनाओगे, Na2EO3। और +5 वाला करेगा तो क्या बनाओगे, Na3EO4। ये फार्मूले आप बनाओगे, ठीक है। इन फार्मूले को आप क्या करोगे, बनाओगे। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का एक स्पेशल केस होता है। एल्युमिनियम जब रिएक्शन करता है मेरे दोस्त NaOH के साथ तो अपना अलग कंपाउंड बनाता है, वो होता है NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बनाता है। ये देखो, तो +2 वाला क्या बनाएगा, Na2EO2। +3 वाला क्या बनाएगा, Na3EO3। +4 वाला क्या बनाएगा, Na2EO3। +5 वाला क्या बनाएगा, Na3EO4। और एल्युमिनियम का अपना स्पेशल केस होगा, ये बनाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई होगा जरा समझिएगा। सबसे पहले याद रखो क्या, सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब जन की आस सुनो प्रभु बाबा अली। सब मतलब SB, जन मतलब ZN, की मतलब कुछ नहीं, आस मतलब आर्सेनिक, सुनो SNSI, प्रभु PB, बाबा B और BE, अली एल्युमिनियम। ये 9 एलिमेंट जब भी किसी से रिएक्शन करेंगे, जब भी NaOH से रिएक्शन करेंगे, ऑलवेज ये फार्मूला बनाएंगे। 2 वाला कौन बनाएगा, Na2EO2। 3 वाला कौन बनाएगा, Na3EO3। और 4 वाला कौन बनाएगा, Na2EO3। और 5 वाला क्या बनाएगा, Na3EO4। एल्युमिनियम अपना स्पेशल केस बनाएगा NaAlO2। अब जरा देखो ये रिएक्शन होंगी कैसे और कैसे अपने को याद रखना है, कैसे करना है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझते जाइए। रूल नंबर 1, जितनी चाहो उतनी रिएक्शन करो। रिएक्शन करना आपका काम है। यदि एलिमेंट NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो मेरे दोस्त बनेगा फार्मूला, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है। मतलब अभी शायद नहीं समझ पाए होगे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ZN की रिएक्शन NaOH से करा दी जाए तो हम क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे, तो दोस्त जरा बताना, ZN की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। तो +2 वाले का फार्मूला क्या है, Na2EO2। ZN की कितनी है, 2 है ना यार, और उसका फार्मूला क्या है, Na2EO2। तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हो गई। अब इसको आप बैलेंस करो, और जितने भी फार्मूले हैं सब के सब ध्यान रखिएगा वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। सभी के सभी वाटर सॉल्युबल है, ध्यान रखिए इस बात को। सभी के सभी पानी में सॉल्युबल होते हैं, जितने भी फार्मूले हैं सब वाटर सॉल्युबल है, कोई भी PBT नहीं है। तो ये देखो क्या बन गया, सोडियम, क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया, इस तरह से। अब यार दोस्त और देख लो, मान लो कोई और रिएक्शन करानी है तो इसी तरह से रिएक्शन करा सकते हो। जैसे एल्युमिनियम की करा दी जाए NaOH के साथ, तो तुम क्या बना दोगे, आप बना दोगे NaAlO2। एल्युमिनियम का स्पेशल केस है, ध्यान रखिए। ये देखो किसी ने यार किसके साथ करा दी, बोरान के साथ करा दी। तो बोरान क्या है, +3 वाला है। तो जब +3 वाला है तो फार्मूला क्या बनेगा, Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन। अब इस तरह से 9 रिएक्शन कर सकते हो। तो 9 रिएक्शन आपको करनी है, मैं बस 2-3 रिएक्शन करके छोड़ रहा हूं। अब रूल नंबर 2, अभी रिएक्शन नहीं खत्म हुई है, अभी तो 9 रिएक्शन बताइए यार दोस्त, है ना, जितनी कहोगे उतनी रिएक्शन बता दूंगा। अब यदि इनके ऑक्साइड रिएक्शन करें, क्या रिएक्शन कर रहे हैं, एलिमेंट ऑक्साइड। यदि एलिमेंट के ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं तो एलिमेंट के ऑक्साइड क्या होंगे, ये होंगे एलिमेंट की पावर m, ऑक्साइड की पावर 2। इसकी टोपी उसके सर लगाओगे, यही तो आएगा। यदि ये रिएक्शन करेंगे NaOH से तो क्या आएगा, तो मेरे दोस्त वही आंसर आएगा, फिर फार्मूला प्लस वाटर। मगर अब क्या बनेगा, अब हमारा वाटर बनेगा, रूल नंबर 2 में से को। अब बाई प्रोडक्ट हमारा क्या है, वाटर है। पहले हमारा बाई प्रोडक्ट क्या था, गैस थी, हाइड्रोजन गैस।
तो ये वाटर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, वो हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। करोगे कैसे? जैसे ये देखो, सॉरी ये देखो, ZnO प्लस NaOH। अब बताओ क्या बनेगा? ये कितना है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 का फार्मूला Na2 ZnO2 प्लस मेरे दोस्त वाटर। ऐसे करोगे। अब जैसे मैंने ये लिख दिया SnO प्लस NaOH, फिर मैंने लिख दिया SnO2 प्लस NaOH। अब दोनों में क्या आंसर बनाओगे? क्या सेम बनाओगे? नहीं, ये क्या है? ये +2 वाला है और ये क्या है? ये +4 वाला है। तो +2 वाले में +2 वाला बनाओ, Na2 SnO2 प्लस वाटर, और उसमें +4 वाला बना दो, Na2 SnO3 प्लस वाटर। ये देखो, इसी तरह से आप 9-10 रिएक्शन जितनी भी करनी चाहते हो कर लो, 11 रिएक्शन हो जाएंगे। क्यों? 2-2 ऑक्सीडेशन नंबर भी है ना किसी किसी की। तो जब एलिमेंट रिएक्शन करेगा तो फार्मूला और हाइड्रोजन गैस, जब उसका ऑक्साइड करेगा तो फार्मूला और वाटर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा समझो, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मेरे दोस्त काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है जरा समझो, सॉल्ट ऑफ एलिमेंट। अब रिएक्शन की लिमिट नहीं है, चाहे जितनी रिएक्शन कर लो, क्योंकि सॉल्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। यदि सॉल्ट ऑफ एलिमेंट रिएक्शन करेगा तो जरा देखो क्या बनेगा। जब सॉल्ट ऑफ एलिमेंट रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले क्या बनेगा? एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड ऐसे, प्लस ETC जो भी कुछ बचाओ, और एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। मगर ये रिएक्शन तभी होगी जब NaOH एक्सेस में दिया हो, और बनाएगा क्या? वही आंसर, फार्मूला प्लस वाटर। बस यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है ये हमेशा PBT होगा और फार्मूला हमेशा सॉल्युबल होगा। ये देखो, तो जब आप सॉल्ट से रिएक्शन कराओगे तो 2 स्टेप में होगी, पहले हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा देन फार्मूला फॉर्म होगा। कैसे? एग्जांपल देता हूं। अब इसमें आप चाहे जितनी रिएक्शन कर लो, जैसे किसी ने कहा जिंक सल्फेट की रिएक्शन NaOH से कराएं तो क्या बनेगा? जरा बताना, जिंक सल्फेट वो 9 एलिमेंट में है या नहीं है? सब जन Zn है। तो अब Zn का सॉल्ट लिया है तुमने, तो पहले क्या बनाओगे? इसका हाइड्रोक्साइड। Zn का हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्त? ये होता है ZnOH का होल ट्वाइस प्लस ETC। ETC में क्या बचा? Na बचा और सोडियम बचा, तो सोडियम सल्फेट रिएक्शन हो गई, और ये क्या हुआ? PBT। और सारे हाइड्रोक्साइड जनरली व्हाइट होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब यदि NaOH एक्सेस में नहीं है तो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। मगर मेरे दोस्त यदि इसको आपने एक्सेस में ले रखा है तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होके क्या बना देगा? फार्मूला Na2 ZnO2 प्लस वाटर। ये देखो, सोडियम जिंकेट, और ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ऐसे तो जितनी भी रिएक्शन है आपको ऐसे करनी, और ये रिएक्शन आप खूब पढ़ते हो। आपको चाहो तो एक आध एग्जांपल मार देता हूं जो आप पढ़ते हो। ये देखो, ऐसी रिएक्शन खूब पढ़ते हो, करते हो कि नहीं? अब इस पर एक क्वेश्चन देके दिखाता हूं, जैसे आप बात को समझ पाओ कि हाँ यार सर कह क्या रहे हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को दोस्तों समझो। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा, देखिए, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH and form white precipitate X, white precipitate further dissolve in
excess of NaOH solution, then select element salt. ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी, ठीक है देखते जाइएगा, AlCl3, ऑप्शन सी MgCl2, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। अब बताओ कैसे करोगे। अब आप बताओ देख के कि जो कि कह रहा है ये किसकी सिचुएशन बता रहा है। वो कह रहा है एक एलिमेंट सॉल्ट है, एलिमेंट का सॉल्ट है, वो पहले क्या बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, फिर फर्दर एक्सेस ऑफ NaOH में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब यही तो कुछ बोलना चाह रहा है। और जब ऐसा ही कुछ है कि पहले उसने प्रेसिपिटेट बनाया फिर डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब इन्हीं 9 में से कोई एक होगा। कौन कौन, सब SB, जन मतलब Zn, ठीक है, सब जन की कुछ नहीं, आस AS, सुनो SNSI, प्रभु PB, बाबा B और BE, अली एल्युमिनियम। चेक करो इन 9 में से कौन है, ये है सिर्फ सब जन की आस, सुनो प्रभु, बाबा, अली है। तो आंसर क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और भी इजी पूछ सकता है और भी टफ भी कर सकता है, ये देखो। तो रूल नंबर 3 आपको ये बताया। अब रूल नंबर 4, इस पे आ जाओ, गौर समझते जाइए। ये NaOH की रिएक्शन है, NaOH बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। रूल नंबर 4 मेरे दोस्त, सॉल्ट ऑफ फेस मैन, ये क्या है जरा इस बात को समझिएगा। FACEMAN, गौर समझो। सॉल्ट ऑफ फेस मैन रिएक्ट विथ NaOH एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड जो बनेगा प्रेसिपिटेट होगा, बट फर्दर हाइड्रोक्साइड डज नॉट dissolve in excess of NaOH solution। अब चलो देखो यार, फेसमैन क्या है, फेसमैन वो सॉल्ट हैं जो हाइड्रोक्साइड तो बनाएंगे मगर एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होंगे। कौन कौन होता है फेसमैन में, FACEMAN। F का मतलब सॉल्ट ऑफ Fe और Fe3 पास्ट। इनके सॉल्ट NaOH से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे मगर वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। A कुछ नहीं है, C का मतलब होता है कॉपर क्रोनियम, E का मतलब कुछ नहीं है, M का मतलब होता है Mn2 पॉजिटिव, A का मतलब कुछ नहीं है और I का मतलब है निकल 2 पॉजिटिव। इनके जो सॉल्ट है दोस्त वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे मगर एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होंगे। मतलब जैसे किसी ने क्वेश्चन कह दिया A मैं शॉर्टकट में बना रहा हूं और B दो सॉल्ट है, इनको मैंने एक्सेस ऑफ NaOH से पास करा दिया है, ठीक है। A सॉल्ट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH बट B डिसॉल्व नहीं होता है, डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH। तो बताओ A और B कौन है। ऑप्शन ए, फाइंड A एंड B। A और B बेटा हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा फेरस सल्फेट है और B जो है वो हमारा
कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन सेकंड ए जो है हमारा वो निकल सल्फेट है और बी जो है हमारा वो मेरे दोस्तों क्या है, जिंक सल्फेट है। अब बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो जरा देखो कौन डिजॉल्व हो जाता है, सब जन की आज सुनो प्रभु बाबा अली एक्सेस में डिजॉल्व हो जाते हैं। कौन डिजॉल्व नहीं होता, फेसमैन डिजॉल्व नहीं होते। तो ए और बी जो थे उसमें से ए डिजॉल्व हो जाता है, बी नहीं होता है। तो बी कौन होगा, फेसमैन वाला। ए कौन होगा, सब जन की आज सुनो प्रभु बाबा अली वाला। एक बार ऑप्शन चेंज कर देता हूं क्योंकि दो ही ऑप्शन लिखे हैं और उसमें से मेरे हिसाब से दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऊपर से पढ़ रहा था और नीचे तक ऑप्शन लिखते लिखते भूल गया कि मैंने ऊपर क्या क्या लिखा है। बी डिजॉल्व नहीं होता है, डिजॉल्व होता है, तो इसको चेंज करता हूं। ये देखो अब ये क्या है, इसको मैंने चेंज कर दिया है AlCl3। ये लो, अब यदि ए डिजॉल्व हो जाता है तो वो कौन होना चाहिए, सब जन की आज सुनो प्रभु बाबा अली वाला। बी डिजॉल्व नहीं होता है तो वो कौन होना चाहिए, फेसमैन होना चाहिए। ये देखो लिखा है, ए जो है सब जन की आज सुनो प्रभु बाबा अली और बी जो है वो फेसमैन है। नीचे जरा चेक करो दूसरे वाले ऑप्शन में, यदि दूसरे ऑप्शन में देखो तो ये भी फेसमैन है और ये उल्टा लिख गया है। फेसमैन डिसॉल्व नहीं होता है तो वो ए बन गया और जेडन डिसॉल्व हो जाता है तो उसको तुमने बी लिख दिया है, मतलब जस्ट उल्टा लिखा है। तो ये भी आंसर नहीं है, सिर्फ ए आंसर है ऐसे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, ये वाला पॉइंट कि कौन है जो डिसॉल्व होता है और कौन है जो डिसॉल्व नहीं होता है। ध्यान रख पाओगे इस बात को, ठीक है। तो ये देखो NaOH के बारे में मैंने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ाई, रिएक्शन पढ़ा दिए, आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। रूल नंबर 4 भी बता दिया है, अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बात क्या है। जरा देखो ये हो गया, ये हो गया, ये देखो। अब जरा देखो नेक्स्ट नंबर की बात क्या है, गौर से बातों को ध्यान दे और समझे। नेक्स्ट नंबर है रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट की भी रिएक्शन आती है, पेपर में आ चुकी है अभी। अब देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लोग मांगे, ठीक है, सेलिना जेटली जैसी फीमेल एक्ट्रेस। देखो एक और खास बात, लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस, ये क्या है जरा इसको आप अच्छे से समझिएगा और कॉन्सेप्ट को ढंग से अप्लाई करिएगा। क्या है, लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस। लोग मतलब लेड, मांगे मतलब Mg, सलीना मतलब कॉपर, जेटली, सलीना जेटली एक साथ है, पूरा नाम है, आप लोगों ने देखा होगा, एक हीरोइन है। जैसी मतलब Zn, फी Fe, मेल एल्युमिनियम, एक्ट्रेस एक्ट्रेस क्रोनियम और Sn। ये थोड़ा आपको अपनी सेटिंग बैठानी है। ये देखो ये जो एलिमेंट है इनके जो सॉल्ट है, ये इन सबके सॉल्ट है। इनके सॉल्ट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं जरा देखिएगा, थोड़ा टफ है, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, आप अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, टैलेंटेड हो आप लोग, गौर समझिए। ये जो पहला आप है, लोग मांगे सलीना जैसी, लोग मांगे सलीना जेटली जैसी फीमेल एक्ट्रेस, है ना। तो लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस, इसमें देखो क्या क्या है। ये जो लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस है, ये क्या है जरा देखो, सॉल्ट ऑफ these elements, ठीक है, react with sodium carbonate and form metal carbonate, जो भी हैं इनके एलिमेंट कार्बोनेट। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा तो जगह भर जाएगी।
थोड़ा दूसरी तरह से लिखता हूं, जरा बात को समझिएगा। ये जो एलिमेंट के सॉल्ट है, इनके सॉल्ट जब सोडियम कार्बोनेट से दोस्त रिएक्शन करते हैं तो पहले तो ये बनाते हैं एलिमेंट के कार्बोनेट, ऐसे ये। अब फिर क्या होता है, एलिमेंट का कार्बोनेट एलिमेंट का कार्बोनेट फर्दर हाइड्रोलिसिस करता है। फर्दर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस, ऐसे। जब एलिमेंट का कार्बोनेट फर्दर हाइड्रोलिसिस करता है तो वो क्या बनाता है, जरा गौर समझिएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, इस तरह से मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो जब ये इस तरह से रिएक्शन करते हैं तो जरा देखो क्या होता है, गौर से देखिए। ये जो मेटल का कार्बोनेट है ये पार्शली हाइड्रोलिसिस करता है, पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं करता, पार्शली हाइड्रोलाइज होता है, पार्शली हाइड्रोलिसिस। अब पार्शली हाइड्रोलिसिस होगी तो जरा बताओ सोल्यूशन में क्या क्या बचेगा, हाइड्रोक्साइड भी बचेगा, ये भी पीबीटी है, और कार्बोनेट बचेगा, वो भी पीबीटी है, क्योंकि जितना कार्बोनेट बचा है, जितना कार्बोनेट बना है, सबका सब हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जितना कार्बोनेट बना है वो सब का सब हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये बेटा इस तरह से दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं, इन दोनों को जब एक साथ लिखा जाता है तो यार कैसे लिखा जाएगा, जगह नहीं है, ये पार्शली हाइड्रोलिसिस अभी हटा देता हूं, लिख दूंगा बाद में। जब इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो ये ऐसे आते हैं, मेटल सॉल्ट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस, अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, कैसे, इस तरह से, डॉट ऐसे, है ना। इसको 2 हटा दो क्योंकि पता नहीं एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज हो, ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बोला जाता है बेसिक मेटल कार्बोनेट। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं इस बात को समझाता हूं तो आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी। पहले मैं लिख लूं, देखो तो ये जो शुरुआत के 4 हैं, लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस, तो लोग मांगे सलीना जैसी, लोग मतलब लेड, मांगे मतलब Mg, सलीना मतलब कॉपर, जैसी मतलब Zn। इनके जो सॉल्ट हैं वो सोडियम कार्बोनेट से पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं और बनाते हैं बेसिक मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं और बनाते हैं बेसिक मेटल कार्बोनेट। बेसिक मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है कार्बोनेट भी होगा और हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट भी होगा, उसके क्रिस्टल आएंगे। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये पार्शली हाइड्रोलिसिस है, ये पार्शली हाइड्रोलिसिस हुई है। और ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। तो पार्शली हाइड्रोलिसिस की वजह से ये क्या बनाते हैं, बेसिक मेटल कार्बोनेट। और ये जो बचे हुए सॉल्ट है, इनकी क्या खास बात है, तो इनके बारे में बताता हूं, जरा समझो। इनके जो सॉल्ट होते हैं ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं और एलिमेंट का कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलिमेंट का कार्बोनेट, ऐसे। मगर ये जो एलिमेंट का कार्बोनेट है ये फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाता है, एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोलिसिस कैसी होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है। इनकी हाइड्रोलिसिस पार्शली नहीं होती है। तो दोस्त इनकी हाइड्रोलिसिस पार्शली नहीं होती है तो इनकी रिएक्शन आती है ये, जब ये वाले सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो सीधा सीधा इनका हाइड्रोक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो जब फीमेल एक्ट्रेस वाले सॉल्ट NaOH से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। पहले सॉल्ट मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, मेटल कार्बोनेट फर्दर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर गया जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आया। इसमें पार्शली हाइड्रोलाइज करता है तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों आते हैं और इसको बेसिक मेटल कार्बोनेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल थोड़ा देता हूं तो आप इस बात को समझ पाओगे। जैसे किसी ने कहा कि यार जिंक सल्फेट है, इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराओ और आंसर बताओ, ठीक। फिर यही बात ऐसे लिख दी, देखो
यही बात ऐसे लिख दी कि फेरस सल्फेट है, इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराओ और आंसर बताओ। तो हम कैसे पकड़ेंगे जरा समझो। लोग लेड मांगे Mg सलीना कॉपर जैसी Zn, ये तो यार Zn वाला है, तो ये क्या बनाएगा? बेसिक मेटल कार्बोनेट। बेसिक मेटल कार्बोनेट का मतलब हुआ उस एलिमेंट का कार्बोनेट और उसी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड। बेसिक मेटल कार्बोनेट का मतलब हुआ उसी एलिमेंट का कार्बोनेट, उसी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड। ये देखो, उसी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों ने तुरंत क्या बना दिया? Zn का कार्बोनेट बना दिया और Zn का हाइड्रोक्साइड बना दिया। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आंसर ये आ गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेसिक जिंक कार्बोनेट। ऐसे नाम ऐसे हो गया, रिएक्शन हो गई। अब इसको समझो, जैसे ये रिएक्शन हमसे पूछी गई तो हमने कहा लोग लेट मांगे Mg सलीना कॉपर जैसी Zn फीमेल Fe। जैसे ही मैंने देखा यार ये तो फीमेल एक्ट्रेस वाला है, और फीमेल एक्ट्रेस वाला क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। फीमेल एक्ट्रेस वाला क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है। पहले ये मेटल कार्बोनेट बनाएगा और मेटल कार्बोनेट फर्दर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरह से रिएक्शन को पकड़ोगे, इस तरह से दोस्त रिएक्शन को पकड़ोगे। बात समझ पा रहे हो कैसे रिएक्शन को पकड़ोगे? रिएक्शन समझ पाए कैसे की? ठीक है। लोग मांगे सलीना जैसी फीमेल एक्ट्रेस। लोग मतलब लेड, मांगे मतलब Mg, सलीना मतलब कॉपर, जैसी मतलब क्या? Zn। ये इनके सॉल्ट यदि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो बेसिक मेटल कार्बोनेट बनाएंगे। बेसिक मेटल कार्बोनेट का मतलब मेटल का कार्बोनेट लिखो और डॉट लगा के उसी का हाइड्रोक्साइड लिख दो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं। मगर यही बात यदि आप फीमेल एक्ट्रेस वाले के साथ करोगे तो वो कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करते हैं, वो मेटल कार्बोनेट ना बनाकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनेट बनता है वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है। और कैसे करते हैं ये बात देखो मैंने आपको समझाई। ठीक है, तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अब यार हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं और हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के बाद अब देखो हाइड्रोजन में हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन है ना, सबसे पहले टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले पॉइंट आया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इस बात को जरा समझते हैं कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में हमें क्या बात ध्यान रखनी है और क्या होता है। गौर से देखो, सभी बच्चों को यह बात पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है हाइड्रोनियम 1H1, एक होता है ड्यूटेरियम 1S2 और एक होता है टाइटेनियम 1S3। है कि नहीं? ये बात सबको पता है। अब इसमें क्या बातें पूछी जा सकती हैं इस बात को जरा समझो। तो इसमें देखो यार, इनके मास परसेंटेज, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनकी एटॉमिसिटी, इन सब चीजों को पूछा जा सकता है। तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा कि किस तरह से हमें करना है। 1H1 D और बच्चों T। ठीक है, अब जरा देखिए, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप हमेशा HDT लिखते चले जाओ। कुछ भी पूछा जाए मतलब जैसे तुमसे पूछ रहा है हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, फॉर्मेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो बस आप ऐसे लिख दो। ये देखो इस तरह से, मतलब H2 से ज्यादा होगी D2 की, D2 से ज्यादा होगी T2 की। बॉइलिंग पॉइंट पूछे, मेल्टिंग पॉइंट पूछे, तो भी आप बस यही आंसर लगाते चले जाओ, सेम आंसर। ध्यान रखिए हर एक का आप सेम आंसर लगाइए। H से ज्यादा D, D से ज्यादा T, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का सेम आंसर लगाते चले जाइए, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने की वजह से ये बढ़ता है। ये देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के आंसर यही लगाना है। डेंसिटी, यदि मान लो डेंसिटी की बात करता है कि भाई डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो भी बच्चों यही आंसर आप लगाते चले जाइए इस तरह से। अब मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज का अपोजिट आंसर होता है। मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज इन नेचर,
तो ध्यान रखिएगा बस अपोजिट ऑर्डर है, इसके अलावा आप बस वही लगाते चले जाइए। ये देखिए, ये आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नेचर में कौन मिलेगा, हाइड्रोजन, फिर कौन मिलेगा, ड्यूटेरियम, फिर कौन मिलेगा, टाइटेनियम। ठीक है, उनका ऑर्डर कैसा होता है, ऐसे। इसमें से एक और खास बात है, ये दोनों हमारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, और जो हमारा टाइटेनियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। वो दोस्त कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो हमें आइसोटोप हाइड्रोजन में इतनी बातें पता होनी चाहिए। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, किस तरह से इसको समझना है कि जो कुछ भी पूछा जाएगा HTD के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या छोड़ दोगे, सिर्फ मास परसेंटेज को, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज का रिवर्स ऑर्डर होगा, बाकी जो भी पूछे उसका ऑर्डर हाँ पर ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बाद क्या, तो इसके बाद आपको पढ़ना होता है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, तो जरा देखो पहले तो हाइड्राइड की डिफिनीशन, तो गौर समझिएगा हाइड्राइड की डिफिनीशन क्या है। ठीक है, इस बात को समझिए, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए और एक कोई एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे, कोई एक एलिमेंट E है, इसके ऊपर +X चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 या +1, तो ये कैसा बना देगा, ये बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो सब बाइनरी कंपाउंड होते हैं। तो अब हाइड्राइड को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं ऐसे। देखिए हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है, उसको आप जरा समझिएगा कि हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन हम 3 तरह से कर देते हैं। पहला आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। दूसरा मेरे दोस्त कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड को ही आप लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हो, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हो। किसको, कोवेलेंट हाइड्राइड को। कोवेलेंट हाइड्राइड को ही मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोला जाता है। और लास्ट एंड फाइनल मेरे दोस्त क्या होता है, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। और मेटालिक हाइड्राइड को आप लोग क्या कहना पसंद करते हो, आपको ध्यान है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसी को क्या कहते हो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अब जरा इस बात को समझो कि ये कैसे कैसे क्लासिफाई होंगे। सबसे पहले हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कितने क्लास में डिवाइड करते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। तीसरा पॉइंट हुआ आयनिक हाइड्राइड क्या होंगे। तो जरा देखो यार, यदि कहीं आयनिक हाइड्राइड की बात कर रहा है तो आयनिक हाइड्राइड क्या होंगे, तो आयनिक हाइड्राइड का मतलब हुआ जब वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो मेटल प्लस हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो आयनिक हाइड्राइड डेवलप होंगे। ये देखो, और ये हमारे मेटल है, तो मेटल और हाइड्रोजन मिलेंगे तो आयनिक हाइड्राइड डेवलप होगा। आयनिक हाइड्राइड में मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्राइड के ऊपर कैसा होगा दोस्त, निगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड, जिंक का हाइड्राइड, ठीक है, ये सब हमारे कैसे हैं, आयनिक हाइड्राइड के एग्जांपल है। अब कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होते हैं, जब मेटल और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा और ये कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे EHX ऐसे। अब कोवेलेंट हाइड्राइड की जरा खास बात समझो, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं फर्दर। कोवेलेंट हाइड्राइड फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। वो 3 पार्ट बच्चों कौन कौन से हैं जरा देखो, ठीक है, उनको क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, फिर बोले जाते हैं इलेक्ट्रॉन
प्रीसियस हाइड्राइड। फिर बोले जाते हैं मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रीसियस है, कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जरा अब इनकी कंडीशन को समझिएगा आप, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। उसके पास जब वो कंबाइंड स्टेट में आएगा तो उसके पास ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जो सेंटर एटम होगा, सेंटर एटम जो होगा मेरे दोस्त, उसके पास क्या होंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यदि उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, पहला पॉइंट होगा, ठीक। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो BeCl2, BCl3, सॉरी हाइड्राइड पढ़ रहे हैं तो हाइड्राइड लिखने चाहिए ना। जैसे ये देखो BeH2, BH3, ये चेक करो। अब इनके पास क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम के पास कितने वो हुए इलेक्ट्रॉन 4। बोरान है, बोरान के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6। तो जरा देखो कोवेलेंट हाइड्राइड कौन बनाएंगे, जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। और कोवेलेंट हाइड्राइड जब पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे तो इनकी खास बात क्या होगी, ये 3 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। 3 क्लास कौन कौन सी मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब हुआ ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, उसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रीसियस क्या होता है, जरा देखो, पहली बात ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। जो सेंट्रल एटम होगा वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर लोन पेयर नहीं होंगे। लोन पेयर कितने होंगे, 0। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर लोन पेयर नहीं होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल जरा समझिए, जैसे मेथेन है ना, ये देखो इस तरह के मॉलिक्यूल। अब इनके पास क्या है, ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या कम होंगे, मगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। आप चेक कर लो, इनमें से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है। CH4 के पास लोन पेयर है, नहीं। SiH के पास लोन पेयर है, नहीं। Pb4 के पास लोन पेयर है, नहीं। ये देखो Pb4 है, ये Pb4 के पास लोन पेयर है, नहीं। तो इनके पास लोन पेयर नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिच किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच उनको बोलते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और मिनिमम 1 लोन पेयर हो, मिनिमम 1। यदि 1 या 1 से ज्यादा है तो और अच्छी बात है। देखो ऐसी सिचुएशन है कि मिनिमम इनके पास 1 लोन पेयर हो या 1 से ज्यादा लोन पेयर हो, ऐसा। तो क्लासिफिकेशन समझ पाए। हाइड्राइड क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड क्या होंगे, मेटल बनाएंगे कुछ इस तरह से। कोवेलेंट हाइड्राइड पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे, ये फर्दर 3 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब हुआ कि उसके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस का मतलब हुआ ऑक्टेट उसका कंप्लीट होगा या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर उसके पास लोन पेयर 0 होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच में पहली कंडीशन सेम है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर मिनिमम 1 लोन पेयर जरूर होगा। जैसे अमोनिया, वाटर, अमोनिया है इस पे 1 लोन पेयर है, वाटर है मेरे दोस्त इसके पास भी लोन पेयर है। ये देखो इस तरह से होते हैं। अब ये मेटेलिक हाइड्राइड क्या होते हैं, इनको अगले पेज पे कर लेते हैं। तो देखो यार दोस्त, मेटेलिक हाइड्राइड क्या होते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड क्या होंगे जरा इसके बारे में समझो, ठीक है। मेटेलिक हाइड्राइड जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये नॉन स्टैचोमेट्रिकल हाइड्राइड होते हैं। ये कैसे हाइड्राइड होते हैं, नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। मतलब ये हमेशा फ्रैक्शन में चल रहे होंगे। जैसे ये देखो वैलिडिनम H1.7 इस तरह से लिखे होंगे, ठीक है। MnH1.3 इस तरह के हाइड्राइड क्या होते हैं, ये सब हमारे मेटेलिक हाइड्राइड बोले जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा मेटल का क्रिस्टल होता है उसमें जो इंटरस्टिशियल साइड होते हैं ना, उनमें इम्बीडेड हो जाते हैं। मेटल के क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल साइड होते हैं उनमें ये क्या होते हैं, इम्बीडेड हो जाते हैं। कौन,
मेटेलिक हाइड्राइड। तो जरा देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, आप लोगों को हाइड्राइड पढ़ाए, हाइड्राइड में क्या बातें बताई मेरे दोस्त, हाइड्राइड में आपको क्या बातें बताई, हाइड्राइड कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड मेटल बनाएंगे, कोवेलेंट हाइड्राइड पी ब्लॉक के बनाएंगे, इसमें 3 पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस ऑक्टेट फुल होगा या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मगर लोन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्टेट फुल होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मगर मिनिमम 1 लोन पेयर होगा। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ये नॉन स्टैचोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब जरा देखो यार, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जिस पर क्वेश्चन आता है और आप फंस सकते हो, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ हार्डनेस। यदि किसी ने बोला कि डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ। डिग्री ऑफ हार्डनेस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो देखो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, बात को समझिएगा। देखो ये हमारे पास हार्ड वाटर है, ये हमारे पास क्या है, हार्ड वाटर है, ये देखो। अब हार्ड वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से होती है, तो सबको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या, क्लोरेट, ठीक है, सल्फेट और बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से होती है। बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी और क्लोरेट और सल्फेट की वजह से परमानेंट। इसी तरह से मैग्नीशियम, क्लोरेट और सल्फेट की वजह से परमानेंट और बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है हार्ड वाटर में डिग्री ऑफ हार्डनेस काउंट करो, तो ये होता क्या है डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो दोस्त डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर। 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है उसी को डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। यदि मान लो ये 10 की पावर 6 ग्राम हो हार्ड वाटर ऐसे, और इसमें W ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो मेरे दोस्त डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी बोली जाएगी, डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो बेटा बोली जाएगी कितनी, W ग्राम। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, W आएगी। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस की डिफिनीशन क्या है कि 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसी को डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसी को डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में जितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसी को डिग्री ऑफ हार्डनेस कहते हैं। और हार्डनेस किसकी वजह से आती है, हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट और क्लोरेट। बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस आती है और क्लोरेट और सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। ये देखो, अब किसी ने कहा यार डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने का कोई फार्मूला बताओ, तो जरा देखो कैसे निकालोगे। डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल टू गौर सुनिएगा, मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मोल ऑफ कोई एक दिया होगा कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हार्ड वाटर इनटू इस पूरे के इनटू 10 की पावर 8। देखो मैं जो फार्मूला लिख रहा हूं ये बुक का फार्मूला नहीं है, मगर होगा क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट डालोगे आंसर आ जाएगा। आपको बुक की तरह क्वेश्चन नहीं लगाना, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा लगाना है। गौर से ध्यान रखिए 10 की पावर 8 लिखा है,
इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं कि ये 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 नहीं है, 10 की पावर 8 है। ठीक है, ये देखो ये कैसे अप्लाई होगा सिखाता हूं। क्या है, हार्डनेस किसकी वजह से है, इनकी वजह से, तो इन्हीं की वैल्यू दी होंगी, तो जिसकी वैल्यू दी है वो रख दो। मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यदि कैल्शियम क्लोराइड दिया है तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल, कैल्शियम सल्फेट दिया है तो कैल्शियम सल्फेट के मोल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मोल, प्लस मोल ऑफ MgCl2 MgSO4 Mg बाइकार्बोनेट, जो भी दिया हो उनके मोल इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर, बट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस। वैसे आप लोगों ने बुकों में फार्मूला पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर इंटू 10 की पावर 6। डिग्री ऑफ हार्डनेस का फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर इंटू 10 की पावर 6। उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को कुछ करना ही नहीं होता है, उसका क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता है। कैसे, जरा इस बात को समझिएगा। कैसे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए एक हमारे पास हार्ड वाटर है, लिख देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 0.011 ग्राम CaCl2 एंड 0.095 ग्राम MgCl2 प्रेजेंट इन, गौर से देखिए, प्रेजेंट इन 4 ग्राम हार्ड वाटर। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये देखो दोस्त, ये पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो तुम कुछ मत करो, तुम्हारा तो 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। जो पढ़ाया है उसको बस अप्लाई कर दो। क्या पढ़ाया है, मैंने कहा है डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल टू DOH इक्वल टू मोल ऑफ CaCl2 प्लस मोल ऑफ MgCl2, डायरेक्ट लिख दूं, मोल ऑफ MgCl2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर इंटू 10 की पावर 8। ये पढ़ाया है मैंने, आप बस इसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मोल ऑफ CaCl2 मास दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, प्लस मोल ऑफ MgCl2 मास दिया है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर 4 ग्राम। अब इसको सॉल्व करो, अपने को कभी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। तो ये दोस्तों आ गया 1 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेशन बस देखते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। कैलकुलेशन पे आप नजर रखो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो मैं ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, समझ गए कैसे। इसको 10 की पावर 4 किया तो ये 10 हो गया, तो 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 10 की पावर -4। अब ये क्या आ गया, 11 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ppm पार पर मिलियन। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, तो आप ये फार्मूला लगाए, इसमें क्या आपको कुछ करना ही नहीं होगा, सीधा फार्मूले में वैल्यू डालनी, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो और चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए। तो पहली बात डिग्री ऑफ हार्डनेस समझ पाए। डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, निकालोगे कैसे, ऐसे, ठीक है। मोल ऑफ CaCl2 के बीच फॉर्म में हार्डनेस दी है, CaCl2 रखो। कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में दी होगी, कैल्शियम सल्फेट रखेंगे। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में दी होगी, बाइकार्बोनेट रखेंगे। सबके मोल ऊपर इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई मास ऑफ हार्ड वाटर। कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो यार, अब मेरे दोस्तों कौन सी बात है जो इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को पढ़नी चाहिए, तो वो देखो जरा, रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ वाटर, वाटर की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़नी चाहिए। तो जरा देखो, रूल नंबर 1 पढ़ा रहा हूं,
गौर से ध्यान दीजिएगा, पूरी केमिस्ट्री में बहुत बार लगाते हो। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा आइडिया दिया था कल आपको, मगर फिर भी सॉरी अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी मैं इसको बता रहा हूं, जरा गौर से समझो। यदि कहीं पर आपको मेटल, देखो मेटल ऑक्साइड मिल जाए, मेटल सल्फाइड मिल जाए, मेटल हाइड्राइड मिल जाए, मेटल फॉस्फाइड मिल जाए, मेटल नाइट्राइड मिल जाए, मेटल परऑक्साइड मिल जाए, ऐसा कुछ भी मिल जाए, और इनकी रिएक्शन यदि एसिड से करा दी जाए, ध्यान आया कल पढ़ाया था, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल से करा दो जिनके पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन हो या सल्फर से अटैच हाइड्रोजन हो, इनमें से किसी से भी करा दो, तो बस एक ही काम होगा, ये सब इनके निगेटिव पार्ट हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, ये सब कैसे होने चाहिए, आयनिक कंपाउंड होने चाहिए, मेटल से अटैच है तो आयनिक होंगे ही होंगे। तो देखो इनका निगेटिव पार्ट और हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और बचा कुचा ईटीसी में चला जाता है। इसको मैंने, इस पार्ट को मैंने पूरा ई कर दिया है, ये जो पार्ट है इसको हम लोगों ने ई कह दिया है, ये इस पार्ट को मैंने क्या कह दिया है, ई। ये क्या हो रहा है, अच्छा इस पार्ट को मैंने दोस्त क्या कहा है, ई कहा है, इस पार्ट को, इस पार्ट को ई कहा है, चलो बन जाने दो। तो ये जो पार्ट है इसको बेटा हमने नाम दिया है ई, ठीक है, इस पार्ट को ई कहा गया है। ये पार्ट H ले लेता है, यहां से इनसे H लेता है, H पॉजिटिव, और ये बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ने कहा कि इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा, तो यार ये क्या है निगेटिव पार्ट, ये क्या है पॉजिटिव पार्ट, मतलब यहां से क्या आएगा H निगेटिव, यहां से क्या आएगा H पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे हाइड्रोजन, और बचा कुचा लिख दो, जो भी बचा है वो लिख दो। ये देखो ये समझा रहा हूं, इसका आया ई क्या है H निगेटिव, और ये क्या देगा हमेशा H पॉजिटिव, मिलके क्या बनाएंगे हाइड्रोजन, और बचा कुचा पार्ट लिख दो। क्यों, O से अटैच हाइड्रोजन नहीं है क्या वाटर के पास है, तो चाहो तो ये वाटर की रिएक्शन समझो, चाहो तो सबकी समझो, हम एक साथ लिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप वाटर की समझ के चलो, सबकी है। जैसे ये देखो एल्युमिनियम नाइट्राइड है, अब इसमें वाटर डाल दो या HCl डाल दो, सेम रिएक्शन है। ये है ई क्या है N पे 3 निगेटिव चार्ज, और ये क्या है H पॉजिटिव, क्या बनेगा अमोनिया। बचा क्या, उधर एल्युमिनियम बचा और इधर क्या बचा OH, ये आ गया। अब यही रिएक्शन मान लो ऐसे होती तो भी यही आंसर है। ये क्या दे रहा है N निगेटिव, ये क्या दे रहा है H, तो क्या बनाएंगे अमोनिया। बचा क्या, जो बचा वो लिख दो, ये देखो। तो कैसे आएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो फिर ये चीज कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो मैं एग्जांपल कम लिख रहा हूं, टाइम कम है, तो अब आप इस चीज को कर लोगे अच्छे से, दिक्कत तो नहीं है ना मेरे दोस्त, निपटा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट लिख दिया है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखें। अब जरा देखो यार, अब बात करते हैं H2O2 की। H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या बातें जाननी चाहिए, तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी फोकस कर लेना चाहिए। देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, उससे सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ हो जाएंगी। मिस्टर देव की आईडी, ठीक है। अब ये क्या चीज है जरा समझिए। मिस्टर देव वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, H2O2 की कम है। गौर समझिए कि पढ़ा क्या रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो
पढ़ाने क्या है, हम तो सब छाप के चले जाएंगे, मगर मेरा प्यारा बच्चा याद कैसे करेगा, पेपर में परफॉर्म कैसे करे। तो मेरा फोकस इस बात पे नहीं होता है कि हम पढ़ा के चले जाए, मेरा फोकस इस बात पे होता है कि बच्चा बेचारा कैसे इस चीज को आसानी से गेन करे और आसानी से समझ ले और परफॉर्म करे जाके। तो जरा गौर समझिए, ये जो प्रॉपर्टी है ये H2O2 की है और किसकी है, H2O2 और इनमें कंपेयर है। ये जो प्रॉपर्टी है इनमें क्या है, H2O2 और वाटर में कंपेयर है। मैंने कहा है मिस्टर देव की आईडी, मिस्टर देव वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो H2O2 की ज्यादा है। मिस्टर देव का मतलब क्या है, M का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, D का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E का मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये सब पर क्वेश्चन आते तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। V का मतलब विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी। ये देखो, तो जरा गौर से इन बातों को ध्यान रखिए, कब किसका क्या ज्यादा है, कब किसका क्या कम है। एक मिनट जरा पानी पी लो। तब तक आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें। जैसे ये बात आपको अच्छे से याद रहे कि मिस्टर देव की आईडी कैसे अप्लाई करना है। हाँ देखो बच्चों, देखो क्या पढ़ा रहा हूं। मिस्टर देव वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, H2O2 की कम है। और आईडी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, D2O की कम है। ये देखो इस तरह समझो, दो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसको बस थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। आधा पार्ट अलग है, आधा पार्ट अलग है, मगर स्टेटमेंट एक है। मिस्टर देव में वाटर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब वाटर इनमें डोमिनेट करेगा, H2O2 नहीं करेगा। कौन कौन है, मेल्टिंग पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और V का मतलब वोलेटाइल नेचर है, वोलेटाइल नेचर। अब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं जैसे तुम समझ पाओ। जैसे वो कहता है कि वाटर और H2O2 में वोलेटाइल नेचर किसका ज्यादा होगा, तो वाटर का ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर एंड H2O2। वोलेटाइल नेचर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2O2, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन H2O2। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन H2O2। तुम कैसे करोगे, तुम ऐसे करोगे। ये चार प्रॉपर्टी वाटर की ज्यादा है, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी पूछे तो अपने आप तुम समझ जाओ H2O2 की ज्यादा है। छोटी चीज हमने याद की है, बड़ी चीज को छोड़ दिया है। छोटी चीज मतलब जो वाटर की ज्यादा है वो याद कर ली है, तो अपने आप यदि कोई इनको छोड़ते हुए कोई भी प्रॉपर्टी पूछे तो तुम समझ जाना वो H2O2 की ज्यादा है, तुम समझ जाना वो H2O2 की ज्यादा है। मेरा कॉन्सेप्ट समझ पाए, जो वाटर का ज्यादा है वो हमने याद कर लिया। इसके अलावा इसके बाद कोई कुछ पूछेगा तो किसका ज्यादा कर दोगे, H2O2 का। जैसे क्या डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो हम कहेंगे H2O2 की। विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, H2O2 की। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, H2O2 का। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसकी ज्यादा है, H2O2 की। कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे इन चार को छोड़कर, वो बस हम H2O2 का टिक करेंगे। तो मिस्टर देव की आईडी, मिस्टर देव वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, H2O2 की कम है। और रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा H2O2 की ज्यादा होंगी, वाटर की कम होंगी। वो रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम लोग उनको छोड़ रहे हैं। वो इसके अलावा कोई भी दिखेगा तो हम उसको H2O2 का ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आईडी का मतलब क्या होता है, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, और डी का मतलब वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, या आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट से है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल से क्या निकालोगे, प्रोटॉन निकालोगे ना। ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, वाटर का। रेस्ट ऑफ चीज किसकी ज्यादा होंगी, D2O की। मेल्टिंग पॉइंट D2O का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट D2O की ज्यादा, विस्कोसिटी भी D2O की ज्यादा, डेंसिटी D2O का ज्यादा, हीट ऑफ फॉर्मेशन D2O का ज्यादा। बस
ऐसे याद रखना है। तो जरा गौर से समझिएगा, मिस्टर देव की आईडी, हमारा ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से हम सब कुछ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने बनाया है। मिस्टर देव की आईडी, मिस्टर देव वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, D2O की कम है, ठीक है। आईडी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वाटर की ज्यादा है, D2O की कम है, ठीक। और रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, जैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज्यादा है, तो बची हुई जो प्रॉपर्टी नहीं लिखी है वो सब किसकी ज्यादा होंगी, D2O की। कौन सी, जो भी तुमसे पूछ ले, मेल्टिंग पॉइंट D2O का ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट D2O का ज्यादा, डेंसिटी D2O का ज्यादा, हीट ऑफ वेपराइजेशन D2O की ज्यादा है, जो भी कुछ पूछता है, विस्कोसिटी D2O की ज्यादा है, कुछ भी पूछ ले। इसी तरह यहां पर है, मैंने वाटर का सिर्फ लिखा है, बाकी सबका अपने आप समझ लेना है, ठीक है। मिस्टर देव, मेल्टिंग पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वोलेटाइल नेचर, ये किसका ज्यादा है, वाटर का। बचा हुआ चीजें किसकी ज्यादा होंगी, H2O2 की। बात समझ पा रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जरा देखो यार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जरा इस बात को समझिएगा, ठीक है, कि ये क्या पॉइंट है और कैसे अप्लाई होता है। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, और H2O2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको आते हैं। यदि मैं इस रिएक्शन को कहूं तो क्या आप नहीं कर पाओगे, गौर से देखिएगा, पहला। फिर मैं इस रिएक्शन को कहूं तो क्या आप नहीं कर पाओगे, दूसरी। बताइए, यदि आपसे इस रिएक्शन को बोला जाए कि यार ये रिएक्शन करा दो, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, तो क्या आप नहीं कर पाओगे, आप कहोगे हम नहीं कर पाएंगे, है ना। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही बोलोगे। देखो यार दोस्त, ये कॉन्सेप्ट कहां चला जाएगा, ये देखो पढ़ो। बाइनरी कंपाउंड यदि है और इनमें से किसी से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा ना मेटल परऑक्साइड, और यही तो लिखा है, चेक करो, ये देखो, ये क्या है, मेटल परऑक्साइड है। तो इसको बस प्रोटॉन दे दो, जैसे ही इसको प्रोटॉन दोगे ये बन जाएगा, बचा क्या, NaOH। ऐसे ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे रहती है, इसी वजह से इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कम है। क्यों, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, तो ये एक साथ रह नहीं पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम को पीछे ढकेलेंगे, इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, पीछे ढकेलेंगे। अब इसमें देखो, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या बनेगा, H2O2, रेस्ट ऑफ चीज क्या हुई, BaSO4, ऐसे, ठीक है। ये क्या बनना है, H2O2 बनना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो H2O2 कैसे बनना है। अब तीसरा मेथड जो है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये है एंथ्राक्विनोन। देखो ये इस तरह से है, देखिए प्यारे बच्चों, ये एंथ्राक्विनोन है। इसका यदि एयर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके बनाता क्या है, जरा देखिए, ये इस तरह से हो जाता है, ये, और साथ में बनाता है H2O2। ये देखिए, ये एंथ्राक्विनोल है, कन्वर्ट हो जाता है एंथ्राक्विनोन में, और साथ में आता है H2O2। इसको रीयूज कर लेते हैं, इसका फिर से रिडक्शन करा दोगे तो ये चीज आ जाएगी। यदि हम इसका रिडक्शन करा दें तो ये आ जाता है। हम इसको रीयूज करते हैं, इसको रीयूज्ड कैसे करते हो, रीयूज्ड रिडक्शन करा देते हैं, प्लेटिनियम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दो तो फिर कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम H2O2 निकालने के बाद इसका रीयूज भी कर लेते हैं, तो एंथ्राक्विनोल से एंथ्राक्विनोन बनता है और H2O2 बनता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 है, और एयर ऑक्सीडेशन कराया गया है इसका, ठीक है। और ये जो बनता है इसको रीयूज कर लिया जाता है, इसका बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इसका क्या कर लेते हो दोस्त, रिडक्शन। रिडक्शन करने से जो कंपाउंड आता है फिर वो एंथ्राक्विनोल आ जाता है, फिर उसको हम काम कर लेते हैं। अब जरा देखिए यार, H2O2 की प्रॉपर्टी, H2O2 जो होता है बच्चों दो तरह का होता है। एक मिनट, मोबाइल बच गया, कहाँ है यार ये। H2O2 जो होता है दोस्त दो तरह का होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है।
ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और दोस्त क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। हम कैसे पकड़ेंगे कि कब कौन सा एजेंट है, तो जरा गौर से समझिए। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो सेल्फ में क्या करेगा, सेल्फ में करेगा ऑक्सीडेशन, करेगा कि नहीं। जब सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा तो ये ऐसे चेंज होता है, अपने को ऐसे चेंज करता है। इसके ऊपर -1 है, ऑक्सीडेशन करेगा तो किस में ले जाएगा, 0 में, अपने को O2 में ले जाता है, ऐसे। ये देखो। और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेल्फ में क्या करेगा, सेल्फ में दोस्त करेगा रिडक्शन, और जब सेल्फ में रिडक्शन करेगा तो अपने को ये ले जाता है वाटर में, ऐसे। तब ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा, इस तरह से, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, H2O2 एक खतरनाक मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों होता है। अब बच्चों ने कहा हम कैसे पकड़ेंगे कि किस तरह से काम करेगा, तो यार तुम देखते ही पकड़ लोगे। कैसे, ये देखो, जैसे कहीं लिखा है PbS + H2O2। अब मेरे दोस्त बताओ, सल्फर -2 में है, सल्फर की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो अब H2O2 क्या कराएगा, इसका रिडक्शन तो करा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही माइनस में है, तो बढ़ाएगा ही ना। तो जब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मिले एलिमेंट की तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर मिले तो ये रिड्यूस कर देगा, ऐसे ध्यान रखना। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मिली है, इसने इसको क्या किया है, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऐसे। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो अपने को किस में ले जाएगा, O2 में। ये देखो -6 से, ये देखो -2 से +6, अपना क्या हुआ, -1 से -2, ठीक है कि नहीं। ये देखो यहां चेक कर लो, है इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे और बता देता हूं, ये देखो लिखा है, ऐसे ना लिख के, Na2 + H2O2। अब बताओ मेरे दोस्त, आपको क्या करना चाहिए, यहां पे नाइट्रोजन की 3 है, और नाइट्रोजन की 3 है तो नाइट्रोजन की क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये अभी हायर पे जा सकता है, तो हायर पे ले जाओ, इसकी क्या कर दो, 5 कर दो, और 5 किस में होती, नाइट्रोजन में। सेल्फ में ये क्या कर लेगा, रिडक्शन, इस तरह से, ठीक है कि नहीं। सेल्फ में क्या कर लेगा, रिडक्शन कर लेगा, कुछ इस तरह से। और देख लो यार, आपका मन कर रहा है तो और दिखा देते हैं, और बता देते हैं। देखो ये H आई है, आपने क्या डाला है, H2O2। अब क्या करेगा, चेक करिए, -1 है, किसको ले जाएगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, अपना किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये देखो, अब देखो यार दोस्त, इसकी एक रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं इसको डी ब्लॉक में पढ़ाता हूं, मगर यहां पर भी देख सकते हो, K2CrO7 की रिएक्शन यदि H2O2 से करा दी जाए तो CrO5 बनता है। यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसा होता है, इस तरह से, ये ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे। अब ये अनस्टेबल होता है, फर्दर ब्रेक हो जाता है, फर्दर ब्रेक होके ये Cr3+ में जाता है, मगर यही स्टेप पूछा जाता है, इसलिए आपको इस स्टेप को ध्यान रखना होगा कि ये किसमें कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से दोस्त इसकी क्या करोगे आप, रिएक्शन कर लोगे। अब देखो एक टर्म पढ़ते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब ये होता है कि 1 लीटर H2O2 रिलीज कर रहा है कितना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी पर रिलीज करता है उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी को दोस्त क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा एसटीपी पर, 1 लीटर H2O2 जितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा एसटीपी पर, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाएगा। 1 लीटर H2O2 जितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करेगा एसटीपी पर, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाएगा। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ देके ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी पूछते हैं, तो मैं देखो डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। यदि आपसे पूछी जाए
नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2, तो आप फार्मूला लिखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, आंसर आ गया। यदि आपसे पूछता है मोलरिटी ऑफ H2O2, तो आप क्या फार्मूला लिखोगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, ऐसे। यदि वो पूछता है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देना वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 17। ये देखो, ये यदि आपसे ग्राम पर लीटर में H2O2 की स्ट्रेंथ पूछे तो 17 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। यदि आपसे नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 पूछे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6, मोलरिटी ऑफ H2O2 पूछे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। फॉर एग्जांपल, जैसे वो मेरे से कहता है इफ मोलरिटी ऑफ H2O2 is 0.15 molar, then calculate volume strength of H2O2। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा फार्मूला चिपका देंगे। मोलरिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू दोस्त वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय दोस्त कितना? 11.2। इसकी वैल्यू डाल दी, ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है ना? इस तरह से हम चीजों को कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो यार दोस्तों, आपके जुम्मे क्या क्या छोड़ रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। आपका काम है एक बार हाइड्रोजन को और एस ब्लॉक को एनसीईआरटी से रीड कर लेना। मैंने बहुत सारा पार्ट पढ़ा दिया मगर क्लासें 2 ही थी। रिएक्शन बेस्ड वाला मैक्सिमम पार्ट पढ़ा दिया, जैसे आप फंसो नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ लीजिएगा, जैसे एक पार्ट मैंने इसमें छोड़ दिया हाइड्रेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है, ये 10th में भी था, तो इसलिए तुम इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करोगे समझ जाओगे। और एस ब्लॉक में शुरुआत की फिजिकल प्रॉपर्टी छोड़ दी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, है ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, ये सब बाकी बड़ी बड़ी बातें सारी बताई। तो सब कुछ पढ़ा दिया है मगर छोटी छोटी जो बातें छोड़ दी है उनको आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारा मैंने मैक्सिमम पढ़ाया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक दूसरे की हेल्प करें, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, चीजों का रिवीजन जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।